बच्चों आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पिछली क्लास ज्वाइन की थी जिसके लिए आपको वीडियो भेजा था वो उसमें हम लोग कार्बोनिल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो कार्बोनिल रिएक्शन में एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पिछला वीडियो एंड हुआ था। कार्बोनिल रिएक्शन जैसा लिखा हुआ पूरा रिएक्शन आपने देखा होगा वीडियो में। ये इट इज गिवन बाय प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन। एमीन की डिग्री 1 होगी तो ही देगा, सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन नहीं देंगे। कब देंगे? जब इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से होती है। सिर्फ क्लोरोफॉर्म चाहिए, ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। क्लोरोफॉर्म और बेस से रिएक्शन होती है, 3 मोल बेस यूज होता है। और होता क्या है अल्टीमेटली, कहते हैं यहां से इसमें अल्टीमेटली होता यही है कि दोनों एच हटके क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, सी यहाँ जुड़ जाएगा, सी जुड़ गया कि आइसोसाइनेट बन गया। और आइसोसाइनेट की बहुत बैड स्मेल होती है, हाईली पॉइजनस होता है। बल्कि याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई तो आइसोसाइनेट इसी फैमिली की थी, यही फंक्शन ग्रुप था एनसी, यानी पॉइजनस ग्रुप होता है। और एक बैड स्मेल होती है और पॉइजनस गैस होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। बिकॉज ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्मेल, ये एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं आईसीटी, आइसोसाइनेट टेस्ट। इसी रिएक्शन को आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आइसोसाइनेट बन रहा है बैड स्मेल की। मैकेनिज्म बताई थी, कार्बिन मैकेनिज्म है। पहले क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है और फिर ये सीएल क्लोरीन डाइक्लोरोकार्बन बनाता है। इसकी मैकेनिज्म आगे पूरी बताई हुई है आपको, ठीक है। वैसे लिखी भी है, थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे दिख जाएगी, लेकिन आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे। बच्चों ट्राई हाइलाइट का एक आखिरी रिएक्शन बचा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा तो फिनॉल में बताना पड़ेगा, मतलब अगले चैप्टर में बताना होगा। क्योंकि रिएक्शन तो इसी से होती है, क्लोरोफॉर्म से। किसकी? फिनॉल की। तो मैं क्लोरोफॉर्म में बता दूं या फिनॉल में बता दूं? तो बेटर फिनॉल में क्यों बताएं, जो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नहीं ना कर लेते हैं, उसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल में स्किप कर जाएंगे, वहां स्पीड अप हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो अगली रिएक्शन हम लोग जो देखने जा रहे हैं इसको हटाते हैं बच्चों। और अगली रिएक्शन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अच्छा आप में से 11th में अगर किसी का मोल कंसेप्ट छूट गया है, मोल कंसेप्ट कहीं पे वीक रह गया, तो मैंने जो मेरा 11th क्लास के जो बैच है उसके मोल कंसेप्ट के वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, वहां भी जाके आप देख सकते हैं अगर आपका छूट गया 11th में कुछ मोल कंसेप्ट तो, ठीक है ना। तो एक बार अपने आप रेफर कर लीजिए वहीं पे। आज आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने वहां पे शेयर किए हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग लास्ट रिएक्शन देखें, केमिकल रिएक्शन 10, CR10 केमिकल रिएक्शन 10। इसका नाम है RTR, REIMER राइमर, TIEMAN टीमैन रिएक्शन। इसको हम लोग आरटीआर बोलते हैं, आरटीआर शॉर्ट में आरटीआर। बड़ी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मोर देन हाफ एन आवर या लगभग 1 घंटा तक इसमें लग सकता है। राइमर टीमन रिएक्शन, आरटीआर करके आज के बाद बोलेंगे आरटीआर। किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की या फिर क्लोरोफॉर्म की। देखो जा क्या होता है आरटीआर में, होता क्या बच्चों, तो इट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म CHCl3. It is reaction of with chloroform and base to give salicylaldehyde. सल्सल और एल्डिहाइड वर्ड होगा ये, एल्डिहाइड। अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन मैकेनिज्म सीखी जाती है और मुझे लगता है आप रिएक्शन मैकेनिज्म काफी कुछ तक सीख गए होंगे, ठीक है। तो अल्काइल में बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म सीखी जाती है। मुझे लग रहा है आप लोग काफी हद तक रिएक्शन मैकेनिज्म सीख चुके होंगे। लाइट थोड़ा सही नहीं आ रही इधर से। और रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद अब हम लोग चल रहे हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे। उन्हीं रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, जो भी है सब कुछ वही यूज हो रहा है, राइट। तो उससे थोड़ा समय लगता है। और ये रिएक्शन तो देखो हम कवर कर रहे हैं अगला चैप्टर। देखो फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल। ये रहा फिनॉल। इसकी रिएक्शन करो क्लोरोफॉर्म बेस से, CHCl3
और साथ में NaOH, या कोई और बेस भी, यहाँ कोई और बेस भी हो सकता है। रिएक्शन कराओगे तो यहां बन जाएगा इस फिनॉल में ये O तो रहेगा। अच्छा, यहाँ पे पहले स्टेप में तो यही मेन यही है, लेकिन दूसरे स्टेप में एसिडिफाई और करते हैं। एसिडिफाई, एसिडिफाई का क्या मतलब है बताएंगे आगे। तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे CHO आ जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर एसिडिफाई नहीं करोगे तो फिनॉल एसिडिक होता है, इसका H निकल के सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, इसलिए यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे CHO आ गया। तो देखिए जरा, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे CHO आने को बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड, यहाँ पे COOH होता है तो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। फिलहाल इसका नाम है सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। क्या होता है सैलिसिलडिहाइड? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप का लगना, इसको सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं। और जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से करते हैं तो ये बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल में भी पढ़ा सकता था मैं आगे जाके, या क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म में पढ़ा दी तो वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वहां प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में इसको स्किप करूंगा। ये होता है, ये रिएक्शन भी कार्बिन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। कैसे होती है आइए जानते हैं इसकी पूरी मैकेनिज्म। देखिए होती रिएक्शन भी है, मैकेनिज्म वही है, कार्बिन मैकेनिज्म। तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, इसको नोट कर लें। मुझे लगता है आप लिख चुके होंगे सल्फरडिहाइड। और एक चीज और जान गए होंगे भाई, कोरोना की दवाई बन चुकी है ना, तो अब धीरे धीरे हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में, 1 महीने में चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं। दवाई बन गई तुरंत तो सबको नहीं मिल जाएगी, बट हाँ एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे राइमर टीमन रिएक्शन, आरटीआर। तो आरटीआर समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताएं, अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें तो भी आरटीआर उसके बाद भी होगा, तो वो नोट में लिख लेते हैं पहले, मेन यही है। इसकी मैकेनिज्म आपको बताएंगे, तो नोट नंबर 1, ये क्लोरोफॉर्म का आरटीआर है। देखिए आरटीआर इज आल्सो गिवन बाय CCl4, but product will be salicylic acid। देखो तक, मतलब अगर यहाँ पे इसकी जगह CCl4 आ जाए तो यहाँ पे COOH हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। देखिए तक, मैं दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग बताऊंगा आपको। ये है फिनॉल, रिएजेंट वही है कितना, CCl4 और साथ में NaOH, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये यहाँ पे O, ये OH हो जाएगा और यहाँ पे COH हो जाएगा। बच्चों ये एसिडिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर एसिडिफाई नहीं करोगे तो ये जो बेस की मौजूदगी में ये एसिडिक एच सॉल्ट के फॉर्म में, ये भी सॉल्ट के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड है। OH और COH अगल बगल होते हैं तो सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखना यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, पैरा भी, ये मेजर यही होगा, मेजर यही है। कुछ लोग बोले सर यहाँ, हाँ यहाँ पैरा भी बनेगा बट पैरा माइनर होगा, ऐसा OH होगा लेकिन ये CHO ये वाला माइनर। सेम इज हियर, यहाँ भी पैरा माइनर होगा, OH COH, लेकिन ये पैरा माइनर। मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो ही होता है। क्यों ऑर्थो? ऑर्थो की दो पोजीशन है, इधर अटैक किया तो भी ऑर्थो, इधर अटैक किया तो भी ऑर्थो, तो ऑर्थो की दो पोजीशन है। तो ये भी आरटीआर है, ये भी आरटीआर है। फिनॉल की रिएक्शन यहाँ भी हो रही, फिनॉल की रिएक्शन यहाँ भी, बट यहाँ क्लोरोफॉर्म से, यहाँ CCl4 से। और प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड है, यहाँ सैलिसिलिक एसिड खुद बन रहा है। एक जगह एल्डिहाइड सैलिसिलडिहाइड और एक जगह खुद सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आप देखें बच्चों, आप कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? मेरे साइड भी नेटवर्क थोड़ा खराब हुआ थोड़ी देर पहले, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या आप लोगों के साथ? वीडियो रुक रहा था सर। नहीं नहीं, वीडियो मेरे साइड थोड़ी जब क्लास शुरू हुई उस समय मेरे को सिग्नल आ ही नहीं रहा था, तो मैंने ब्रॉडबैंड में देखा उसके बाद आया। आप लोगों को भी साइड भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या?
क्योंकि 3 बजे के आसपास होता है, अभी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साइड तो ब्रॉडबैंड है, आपके साइड हो सकता है लेकिन मेरे साइड नहीं होगा। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि ब्रॉडबैंड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो वायरलेस में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ब्रॉडबैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है तो वायरलेस में कुछ तो प्रॉब्लम होगा। चलिए मैं दोनों की मैकेनिज्म बताऊंगा, इसके बनने की मैकेनिज्म और इसके बनने की मैकेनिज्म, दोनों टाइप की मैकेनिज्म आप डिस्कस करेंगे कैसे होंगे। और ये दोनों रिएक्शन क्लोरोफॉर्म देते हैं, ब्रोमोफॉर्म ना तो यहाँ ब्रोमोफॉर्म लेना ना आयोडोफॉर्म लेना है, ओनली क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आइए पहले इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ये कैसे बनता है, फिर इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ये कैसे बनता है, दोनों की मैकेनिज्म बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड छोटा है, जस्ट सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, इधर कहीं इतना ही बोर्ड मेनली यूज करेंगे ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लें, मैं उसका फोटो लेता हूं, फिर हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे होता कैसे। और आरटीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आरटीआर रायमर्टिमन रिएक्शन। इसके क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेंगे और इसके क्वेश्चन आपको फिनॉल चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि फिनॉल भी है ना, फिनॉल चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बच्चों अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, मतलब मेरे को देखो यहाँ ब्रॉडबैंड जो होता है उसमें क्वेश्चन मार्क दिखा रहा, मतलब उतना नेट सेट सही नहीं है, फिर कैसे आपको आ रहा पता नहीं। चलिए अच्छा, अच्छी बात है आ रहा है। फोन में भी मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे उस ब्रॉडबैंड के सिग्नल पे ना क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब होता है कि सही से स्पीड नहीं। सर इधर पूरा क्लियर आ रहा है। यार फिर लगता है फोन में गड़बड़ी है क्या? चलिए बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों आरटीआर रायमर्टिमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इस चैप्टर में मिल जाएंगे, अगर इस चैप्टर में नहीं भी होंगे तो ये इसके क्वेश्चन अगले चैप्टर में होंगे, क्योंकि ये फिनॉल जो अगला टॉपिक होगा उसके भी रिएक्शन है, राइट। तो आइए पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म शुरू करते हैं यहां से। नोट नंबर 2 में मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर और आरटीआर विद क्लोरोफॉर्म। ऐसे लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर। नोट नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर। Ramer-Tiemann reaction, right? RTR. Now, part A with chloroform. क्लोरोफॉर्म में क्या बनता है अभी बताया, सल्फरडिहाइड बनता है। ऐसे देखो इधर, ये है क्लोरोफॉर्म, इसकी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आया था बच्चों, जेई में आ चुका है, जेई के आर्काइव में मिलेगा। ठीक है, यहां पे होगा OH, जैसे ही आपने बेस लिया, बेस यानी बेस OH माइनस है बच्चों, ये OH माइनस क्या करेगा कि OH माइनस यहां से एसिडिक H को हटाएगा, एक वाटर निकल जाएगा यहां से, क्योंकि बेस एसिडिक है, फिनॉल एसिडिक होता है, और फिनॉल एसिडिक होता है इसीलिए इसे इसको फिनाइल एज अ फिनाइल यूज करते हैं पोछा लगाने में ताकि कीटाणु मर जाए। ठीक है, एसिडिक है तभी ना डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो एसिडिक है तो जैसी बेस, जो भी बेस लोगे NaOH की जो भी आपने लिया होगा, वो बेस इसको हटा देगा और यहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन बना देगा, फिनॉक्साइड आयन। ये देखिए फिनॉक्साइड है, ये फिनॉक्साइड रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा सब पे आएगा। ये फिनॉक्साइड रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस वाला कहां पहुंचेगा, यहाँ ऑर्थो पहुंचेगा, यहाँ ऑर्थो पहुंचेगा, यहाँ पैरा पहुंचेगा। तो ऑर्थो पैरा सब रिएक्टिव है, लेकिन ऑर्थो दो हैं, इधर से भी इधर से भी ऑर्थो दो हैं, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो से ही होगा, है ना। अगर ऑर्थो एक भी ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तब पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो एक भी ऑर्थो ऑक्यूपाइड तो हिंड्रेंस टाइप भी लगने लग शुरू हो जाएगा। तो अगर सारे ऑर्थो पैरा खाली तो ऑर्थो पे ही आएगा, लेकिन अगर एक भी ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा भी मेजर प्रोडक्ट लिखा, उसको मैं लिखाऊंगा बाद में, अभी ऑर्थो ही मेजर है। तो कैसे अटैक करेगा आपको, देखो ये रेजोनेंस करेगा ऐसा कुछ, ये रेजोनेंस के द्वारा क्या कराएगा, ये बनाएगा, कहाँ लिखें, यही लिख देते हैं, ऐसे ये बनाएगा। अब बच्चों इधर ध्यान दो, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये O था, रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करके देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गई है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आगे भी जाएगा पैरा और दूसरे ऑर्थो पे जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि अब अगर अटैक करना, यार इससे पहले एक स्टेप तो छोड़ ही दिया हमने,
वो डीसीसी डाइक्लोरोकार्बिन बनने वाला, पहले कार्बिन मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर क्या है, ये कार्बिन मैकेनिज्म है, कार्बिन मैकेनिज्म। तो बच्चों कार्बिन मैकेनिज्म है, तो मैं पहले कार्बिन बना के बता दूं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी बना के बताया था, ये फिर यही रिपीट करूंगा, एक मिनट, तो ये फिर से आएगा, बस सीक्वेंस में चले तो अच्छा रहता है। पहला विद, अच्छा कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, पहला है विद क्लोरोफॉर्म। बच्चों सबसे पहले क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म जो है ना, ये कार्बिन बनाएगा, जो कि उसमें कार्बोनिल रिएक्शन बनी थी। ये पहले यहां से OH माइनस इस H को हटाएगा, वाटर निकल जाएगा, जैसे ही वाटर निकलेगा यहां बन जाएगा CCl3 माइनस, ऐसे, ये देखिए CCl3 माइनस, और CCl3 माइनस जो है ना, फिर एक Cl यहां लीव करेगा, इसके अटैक से लीव करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये इट्स अ केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, जहां पहला ग्रुप भी इस कार्बन से हटा, दूसरा ग्रुप भी इस कार्बन से, केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कई टाइप का था, अल्फा बीटा गामा, बीटा एलिमिनेशन E1 E2 E1 CB EI था ना, और अल्फा एलिमिनेशन में कार्बिन बनते थे। अल्फा एलिमिनेशन है, पहले यहां से H गया, फिर उसी से क्या हुआ, Cl गया, तो Cl जब जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ माइनस में प्लस चार्ज बन जाएगा, और आपको मिल जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। याद करिए डाइक्लोरोकार्बिन ये कार्बन अमीन रिएक्शन में भी बनी थी इससे पहले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये खाली, DCC बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, इट्स अ DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, ओके। और अगर आप कार्बन अमीन रिएक्शन पिछली क्लास वाली लास्ट में जो रिएक्शन उसको रेफर करेंगे, तो वहां भी देखिए यही बनता था, क्या डाइक्लोरोकार्बिन ही रिएक्ट करता था, ये कार्बिन मैकेनिज्म होती है आरटीआर। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले फिनॉल के पास भी एसिडिक H है, तो पहले बेस जो है, बेस जो OH माइनस है, ये एसिडिक H को हटाएगा, ठीक है, पहले बेस जो है एसिडिक H को हटाएगा, जैसे ही एसिडिक H हटेगा, ये वाटर हट जाएगा यहां से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे O माइनस। अब क्या है यहाँ पे, हम जान रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा सब पे जाएगा, तो मैंने क्या किया, एक जगह ऑर्थो बना लिया, बाकी पैरा पे भी ऐसे ही जाएगा। ये इधर, ये इधर। अब क्या है बच्चों ध्यान दीजिए, या तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो ये न्यूक्लियोफाइल, कोई एक न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस डीसीसी पे। आप मुझे बताइए, कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि ऑक्सीजन? अगर आप देखें कुछ ना बोला है तो आप मानेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो कार्बन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो मुझे लग रहा है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों साथ साथ रहेंगे, बट कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन साइड से अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा, ये ऐसा। तो कार्बन साइड से अटैक करना पसंद करेगा ये बेटर न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो इसलिए अटैक इस साइड से करेगा, और जब इस साइड से अटैक करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा, देखिए क्या होगा, इस पे अटैक करेगा डीसीसी डाइक्लोरोकार्बिन, देखिए ये रही डीसीसी, ये वाली कार, दो क्लोरीन है ऐसे, एक में इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, तो देखो जरा होगा क्या बच्चों, ये जो जो भरा हुआ ऑर्बिटल उसमें तो अटैक नहीं करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा, ये खाली ऑर्बिटल में, सॉरी ये खाली है, हाँ जैसे, हाँ ये खाली ऑर्बिटल अटैक करेगा, ये खाली ऑर्बिटल अटैक करेगा, तो जहां अटैक हो रहा है वहां माइनस चार्ज, जो अटैक कर रहा है उसमें प्लस चार्ज, ऐसा आ जाएगा, तो देखिए अटैक करके क्या होगा, यही आरडीएस होता है, यही आरडीएस है, यही आरडीएस है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप है, सबसे स्लो स्टेप यही है। तो कुछ ऐसा होगा, देखें ये ये डबल बॉन्ड हो, राइट, और इसने अटैक किया किस पे, Cl, ये देखिए यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस, ये माइनस चार्जर आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब शिफ्टिंग होगी तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और प्लस और पहले से माइनस न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ये बन गया एक इंटरमीडिएट। लेकिन बच्चों इस इंटरमीडिएट में देखो
अब क्या है इस इंटरमीडिएट में, इसमें यहाँ पे देखिए, ये जब शिफ्टिंग ये ऐसे आया होगा, ये यहाँ आया होगा, तो ये यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन होता, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन था, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, होगा ही। अब ऐसा कहते हैं कि अभी डीसीसी आने का ये इंटरमीडिएट अब एरोमेटिक नहीं रहा, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो प्लेनर नहीं रहा। तो अब ये क्या है, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस लाने के लिए, जैसा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ईएस में होता था, इसके कैरेक्टर को वापस लाने के लिए अब क्या होगा, ये H यहां से निकलेगा। अब H निकल के जाए कहां, या तो बाहर चला जाए, बाहर से कोई इसको खींच ले, लेकिन इसमें तो अच्छी बात है, अंदर ही ये निगेटिव आयन है, इसको खींचने के लिए मौजूद है, ये एसिडिक H को यहाँ खींचेगा, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। देखिए क्या होगा, ये एसिडिक H यहाँ से यहाँ जाएगा H प्लस करके, तो जो माइनस चार्ज होगा, वो यहाँ अटैक करेगा, और ये जाके ऐसे अटैक करेगा, तो देखिए एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाएगा, ये यहाँ अटैक कर रहा है, तो H प्लस यहाँ जाएगा, और देखिए अगले पॉइंट में, अगले स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, ऐसा कुछ, ये ऐसा, दिस लाइक ऐसा है ना, ये O था, और यहाँ पे C था, दो Cl थे ऐसे, है ना, ये वाला H शिफ्ट होके यहाँ चला गया, H प्लस करके गया, H प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो गए, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ऐसे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, देख लीजिए, ये H प्लस निकलेगा, बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर रेजोनेंस करेंगे, इधर, ये सब काम एक साथ होंगे, तो ये बन जाएगा, देख लें, O माइनस, और यहाँ पे C, ये H यहाँ से निकला, H यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, इस HC के साथ चला गया, ये बन गया। और बच्चों बेसिक मीडियम मौजूद है, आप जानते हैं बेसिक मतलब NaOH है, और आप जानते हैं हाइड्रोजन की रिएक्शन OH से होती है, तो Cl लीव करता है, OH अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो NaOH है यहाँ पे, तो इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये है कि NaOH जो है ना वो अटैक करे, ऐसा कुछ हो जाए। O माइनस C H हो गया, और देखो ये OH क्या करेगा, ये OH जो है ये दोनों Cl को OH में कन्वर्ट कर देगा, दोनों को, तो यहाँ भी OH आ जाएगा और यहाँ भी OH आ जाएगा, और बच्चों एक कार्बन दो H स्टेबल नहीं होते, तुरंत यहाँ से वाटर निकलेगा, तो ये अनस्टेबल है, एक कार्बन दो H स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल है, तुरंत यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर कैसे, ऐसे मतलब वाटर यहाँ से निकाल देना इन दोनों से, क्योंकि एक कार्बन दो H तभी स्टेबल होते हैं जब दोनों को अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करें, यहाँ संभव नहीं है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ तो O माइनस था ही, ये सब था, और यहाँ से वाटर निकालो तो CHO हो जाएगा, CH और डबल बॉन्ड O ऐसा आ जाएगा, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, यहाँ माइनस चार्ज। अगर आप एसिडिफाई नहीं करोगे, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, तो ये O माइनस रहेगा, यहाँ पे H नहीं आएगा, तो क्योंकि फिनॉल का H एसिडिक H था, ये हटके O माइनस सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। अगर हम चाहते हैं वापस फिनॉल बनाए, तो इसको हम एसिडिफाई करना होगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, एसिडिफाई करोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, एसिडिफाइड, इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा कंपाउंड ऐसा कुछ होगा, O CHO और ये H। आप नोट कर लें, 1 मिनट आप, मैं आप दे रहे हैं नोट करने के लिए, फिर इसको हटा के हम अगली मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्ली नोट करिए, तो मैं फोटो भी ले लूंगा, ठीक है।
माइक म्यूट है। सर माइक म्यूट है। हाँ अभी ठीक है। हाँ क्या बता रहा था मैं कि क्लोरोफॉर्म का आरटीआर आपको मैंने बताया है, और क्लोरोफॉर्म के आरटीआर में पहले क्लोरोफॉर्म डाई से क्लोरोकार्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर डाई क्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये इस पे अटैक करता है, किस पे, फिनॉक्साइडाइन पे। लेकिन अगर ये बनेगा भी तो ऑक्सीजन से अटैक नहीं करेगा, क्यों, ऑक्सीजन जो है वो कम न्यूक्लियोफिलिक है, कौन अटैक करेगा, तो इसको ऑर्थो वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, और ऑर्थो दो हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, दो ऑर्थो हैं, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर ऑर्थो ब्लॉक है, कोई भी एक ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा मेजर होगा। तो पहले ऑर्थो ही मेजर है, लेकिन ऑर्थो एक भी ब्लॉक है तो पैरा मेजर होगा। ब्लॉक है मतलब वहां कुछ और सर लगा हुआ है। हाँ जी। सब ब्रोमोफॉर्म से हम लोग कार्बिन या सॉरी ब्रोमोफॉर्म से ये सब क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है आरटीआर में? बेटा क्लोरोफॉर्म देखो, आयोडोफॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और ब्रोमोफॉर्म भी अनस्टेबल है, सबसे स्टेबल क्लोरोफॉर्म ही है। आयोडोफॉर्म तो इतना अनस्टेबल, जैसे ही आपकी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तुरंत वो डिकम्पोज होकर आयोडीन गैस लिबरेट कर देता है। आयोडोफॉर्म अनस्टेबल है, आपकी स्किन नहीं, और स्किन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कांटेक्ट में आती है, आयोडीन गैस लिबरेट करता है। इसलिए आयोडोफॉर्म को हम लोग एज अ वो यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म को आयोडीन लिबरेट करता है, आयोडीन एंटीसेप्टिक है तो उसको एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, ठीक है ना। स्किन के कांटेक्ट वो स्टेबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन, जब स्टेबल ही नहीं रिएक्शन नहीं देंगे। क्लोरोफॉर्म उतना स्टेबल नहीं है, और ब्रोमोफॉर्म भी सबसे स्टेबल क्लोरोफॉर्म ही, इसलिए रिएक्शन दे रही है, ठीक है। हाँ, जबकि कार्बोनिल रिएक्शन में दोनों को हम ले सकते थे, ठीक है। कार्बोनिल रिएक्शन में हम दोनों को ऑन द स्पॉट बना सकते थे, वहां को बना के रिएक्ट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन में बनाते नहीं, हमको मतलब बना बनाया चाहिए क्लोरोफॉर्म, तो बना बनाया चाहिए तो हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। उसमें क्या था कार्बोनिल में, अगर हम ऑनलाइन जैसे नहीं कि इधर हमने प्राइमरी में मिलाया, उधर क्या किया, जैसे क्लोरोफॉर्म बनने की रिएक्शन थी, अल्फा एल्डिहाइड कीटोन में 3 अल्फा एच मिला दिया और साथ में हेलोजन बेस लिया, तो उधर से इधर से बन के आ रहा है आयोडोफॉर्म, उधर से तो वहाँ रिएक्शन हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन को थर्ड पार्टी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पे पहले से बना के रखना पड़ेगा, और पहले से बना के रखना में आयोडोफॉर्म स्टेबल नहीं है ना। ना हमें लगता है वहां भी रिएक्शन नहीं देते थे, वहां भी वो रिएक्शन नहीं देते थे, वहां भी एनिलीन, एनिलीन का वही केस है, सॉरी गलत बोल दिया मैं, और एक आध जगह यूज करते हैं लेकिन उसमें नहीं, आरटीआर में नहीं यूज करते हैं, और कार्बोनिल में भी नहीं करते हैं। चलिए इरेक्शन समझ में आ गई मैकेनिज्म। अब यहाँ क्या लिखना है, इसमें पार्ट ए लिख तो लिया है, लेकिन अब क्या करना है हमें, यहाँ बताना है, यहाँ सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर होगा। अगर ऑर्थो पे कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है किसी एक ऑर्थो पे तो पैरा मेजर होगा। तो लिखें, इसके नीचे ही लिखिए, यहाँ पे अब स्टेटमेंट में लिखिए स्टार लगा के, इसके नीचे यहाँ पे स्टार लगा के लिख लीजिए, लिखिए ड्यूरिंग आरटीआर ortho product will be measured, during RTR ortho product will be measured product, but if ortho is blocked, then ऑर्थो इज ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब उस पर ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है, ऑर्थो खाली नहीं है, कोई भी एक ऑर्थो खाली नहीं है तो ऑर्थो मेजर नहीं होगा। ऑर्थो मेजर क्यों, कि ऑर्थो दो हैं, ऑर्थो इधर भी ऑर्थो इधर दो हैं, इसलिए ऑर्थो मेजर। लेकिन अगर ऑर्थो में कोई भी एक ऑर्थो ब्लॉक है तो ऑर्थो मेजर नहीं होगा, तो कौन मेजर होगा, पैरा, ठीक है। देन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, देन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जनरली ऑर्थो ही मेजर होता है, लेकिन अगर ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा मेजर होता है, राइट। तो अब और पैरा भी ब्लॉक है तो ऑर्थो ही बनेगा, फिर क्या है, देख लो, मतलब ऑर्थो मेजर है बिकॉज दो ऑर्थो पोजीशन, इसलिए अदरवाइज हिंड्रेंस करंट ऑर्थो कम होना चाहिए, बट दो ऑर्थो इसलिए ऑर्थो मेजर है। चलिए पार्ट ए खत्म होता, पार्ट बी लिखिए। अच्छा बच्चों इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा आया था जेई में, ऐसा आ जाएगा इसके बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग सब बना देगा, ऑप्शन ए में ये बना देगा, ऑप्शन बी में ये बना देगा, ऑप्शन सी में ये बना देगा, अब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट विल नॉट फॉर्म ड्यूरिंग आरटीआर मैकेनिज्म। तो आरटीआर के मैकेनिज्म में कौन सा नहीं बनेगा, तो पूरी मैकेनिज्म नहीं पता होगी तो आप जान ही नहीं पाओगे कौन सा नहीं बनेगा, इसलिए पूरी मैकेनिज्म समझना जरूरी है। और जेई में क्वेश्चन आ गया है मैकेनिज्म पे, अब जेई का थीम ये है कि मैकेनिज्म नहीं लिखवा सकते, सब्जेक्टिव नहीं करवा सकते, तो ऐसा करो चार ऑप्शन तो पूछो, इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। बच्चे को अगर मैकेनिज्म पता होगा तभी कर पाएगा, ना तो नहीं कर पाएगा। तो कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म पूछता है, उनमें से आरटीआर भी एक इंपॉर्टेंट है। चलिए पार्ट बी लिखिए, पार्ट बी है आरटीआर ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका आरटीआर कैसे होता है। देखिए
यहां तक तो सब सेम है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, यहां तक सब सेम है। पर ये बनेगा, उसमें फिनॉल लेना है आपको, फिनॉल बेस के संग ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, ये रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहां पे इस पॉइंट पे आके थोड़ा चेंज है। इस पॉइंट पे आओगे बच्चों तो क्या है ना कि इसमें CCl4 में कार्बन नहीं बनता, CCl4 कार्बन नहीं है, सीधे CCl4 ही अटैक करता है। ऐसे कार्बन है Cl1, Cl2, Cl3, Cl4, और यही इसका RDS होता है, स्लो स्टेप। इसी को देख के रेट लॉ लिखेंगे। अभी क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन और कार्बन बेटर न्यूक्लियोफिल अटैक यहीं से करेगा, तो ये अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बढ़ नहीं सकती, तो एक Cl लीव कर देगा, Cl माइनस करके, दोनों काम साथ साथ होंगे। इसने अटैक किया और एक Cl ने लीव किया, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इसके बाद ये, और इसके बाद जब अटैक करेगा ये, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सी, Cl, Cl, Cl और एक Cl माइनस निकल गया यहाँ से, और उसकी जगह इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। और एक चीज देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी वही सी कंडीशन हो गई, एक Cl निकल गया, 3 Cl जुड़े हुए, कंडीशन कैसी हो गई, ये H है, इस H के कारण ये अभी यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसको हटा दें तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। इसका मतलब ये H एसिडिक है, जिस H को हटाने का रिंग स्टेबिलिटी गेन कर रही है वो H एसिडिक H है, तो ये एसिडिक H है, और इतना एसिडिक एरोमेटिक कैरेक्टर रहा है, तो इसको हटाएगा कौन, हटाएगा अंदर कहीं इसकी जरूरत है नहीं, इस H की जरूरत अंदर तो कहीं है नहीं, तो कौन, ये Cl निकला, यही Cl इस H को घसीट लेगा, तो खींच के निकालेगा इसको ऐसे। ये देखिए, ये Cl यहाँ से H प्लस आई निकल जाएगा, प्लस और माइनस करके, और जो माइनस आएगा ना ये जाके इधर अटैक करेगा और ये ऐसे मूव करेगा। कुछ कुछ मैकेनिज्म ऐसी है, सिमिलर है, उससे मिलती जुलती है, बट 100% नहीं। ये देखिए ऐसा कुछ लाइक दिस, ये O है, ये C, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, और यहाँ पे H था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये H निकल गया, H Cl के साथ निकल गया, HCl, और यहाँ O माइनस आ गया, है ना। RDS तो यही है, ये RDS है। और अब क्या होगा, वही जो NaOH मौजूद है ना, NaOH क्या करेगा, तीनों Cl की जगह OH लेके आएगा, ऐसा देखिए, NaOH जो है ना वो तीनों Cl की जगह OH लेके आएगा, लाइक दिस। O माइनस, और देखो बच्चों C, और क्या होगा, ये भी ClOH में, ये भी OH में, तीनों OH आ जाएंगे, OH, और एक कार्बन में 2 स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो 3 हो गए, तो यहाँ से वाटर निकाल देना, और आप देखना हमें कुछ ऐसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस, O माइनस, और यहाँ पे ये O है, डबल बॉन्ड O है, और इधर एक OH बचा हुआ है, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड डेरिवेटिव बन गया। लेकिन अगर आपने एसिडिफाई नहीं किया तो ये H भी निकल जाएगा, ये H को कौन NaOH निकाल ले जाएगा, इसलिए इसको एसिडिफाई कर दो, बेटर होगा एसिडिफाइड। अगर एसिडिफाई नहीं करोगे दोनों एसिडिक H हट के वहां पे सॉल्ट आ जाएगा, तो एसिडिफाई करने से फायदा ये होगा, ये तो एसिडिक फॉर्म में रहेगा ही, और ये भी एसिडिक फॉर्म में रहेगा। एसिडिफाई नहीं करोगे तो यहाँ वाला भी H हट के सोडियम आ जाएगा, ये वाला H हट के भी सोडियम आ जाएगा, मतलब ये बेसिक सॉल्ट फॉर्म में चले जाएंगे। ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। वे CCl4 भी, CCl4 के साथ कैसे होता है ये बना लीजिए, कौन सा RDS है ये आपको बता ही दिया।
हाँ बच्चों, हो गया? मैंने तो फोटो खींच ली है, अगर आप लोगों को हो गया हो तो हम आगे बात करते हैं। तो ट्राई हैलाइड कैसे होते हैं आप लोग समझ गए? आरटीआर राइमर टीमन रिएक्शन जो है वो कैसे है? और ये यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे CHO हो जाए, सैलिसिल्डिहाइड हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म के संग सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। तो हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था आरटीआर। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से होती है, वहां आरटीआर होता है। एक और रिएक्शन आती है इसी के नोट में, अगले नोट में हम लिखेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे एबनॉर्मल आरटीआर। एबनॉर्मल आरटीआर क्या है आइए जानते हैं। तो नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर 2 होगा ये। एबनॉर्मल आरटीआर। क्लोरोफॉर्म और फिनॉल की रिएक्शन आरटीआर है। क्लोरोफॉर्म 6 सॉरी फिनॉल 6 मेंबर रिंग है। अगर फिनॉल 6 मेंबर रिंग की जगह हम कोई 5 मेंबर रिंग ले लें, फिनॉल की जगह कुछ और ले लें, 5 सिंपल 5 मेंबर रिंग, कोई उसमें ग्रुप नहीं लगा है और कॉन्जुगेटेड हो, तो वो रिएक्शन वो आपको देता है एबनॉर्मल आरटीआर। तो एबनॉर्मल आरटीआर क्या है पहले लिख लीजिए, लिखिए। इट इज गिवन बाय 5 member conjugated ring, 5 member conjugated diene, 5 member conjugated diene ब्रैकेट में साइक्लिक, 5 member conjugated diene ब्रैकेट में साइक्लिक ब्रैकेट क्लोज, on reaction with chloroform and base, chloroform and base, and the product will be aryl halide, and the product will be ARYL, aryl halide। बच्चों ये कैसे होता है आइए बताते हैं, देखिए इधर, इसके होने का तरीका ऐसा कुछ है। शुरू से बोलिए ना। क्या हो बेटा, कुछ बोला आपने, बोलिए। फिर से ना। फिर से बोल दें, लिखिए। इट इज गिवन बाय 5 member conjugated it is given by 5 member conjugated diene, it is given by 5 member conjugated diene ब्रैकेट में cyclic ब्रैकेट क्लोज, on reaction with chloroform and base, on reaction with chloroform and base, and the product will be aryl halide, aryl halide। देखिए कैसे होगा मैं देखता हूं बेटा। ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, लेकिन ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला, ये अगर ये sp2 होता तो ये एंटी एरोमेटिक होता, बट sp3 है। इसको नंबर 1 दे दो और चलो 2 3 4 5, तो 1 नंबर दे दो किसको, sp3 वाले को। इसका चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, 2 3, जो 2 और 3 बॉन्ड होगा ना, 2 और 3, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और इन दोनों के बीच में एक नया कार्बन इंसर्ट होगा। मैकेनिज्म बताएंगे, लेकिन 2 3 के बीच में नया कार्बन इंसर्ट होगा। देखिए ऐसा, वन 2 3 4 5, ये बॉन्ड एज सच है, 4 5 का बॉन्ड जैसा है यहाँ वैसा ही है, लेकिन 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ऐसा टूटेगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट प्रोडक्ट सोचना है क्या,
जो sp3 उसको 1 दे दो, फिर 2 3 वाला बॉन्ड तोड़ो, 2 3 चाहे इधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो, और तोड़ने का उनके पीछे कार्बन जोड़ दो। तो यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया ऐसे, 2 और 3 के पीछे कार्बन जोड़ रहे हैं, ये देखिए इस पे एक Cl लगा हुआ है और एक बॉन्ड ऐसे एक बॉन्ड ऐसे बन गया, देखिए ये अराइल हैलाइड बन गया है। और शॉर्टकट सोचने का ये है, जो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेटेड रिंग है, उसमें 1 sp3 हो गया, 2 और 3 इसको दे रहे हो तो इसको तोड़ो, यहाँ इसके बीच में Cl जोड़ो ऐसे, और 2 और 3 इसको दे रहे हो तो यहाँ जोड़ दो, जहाँ 2 और 3 वहां जोड़ दो। मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ शॉर्टकट यही है कि 2 और 3 कार्बन नंबर 2 कार्बन 2 नंबर 3 के बीच में कार्बन जोड़ो, उस पर Cl हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, कैसे होता देखिए, इसकी मैकेनिज्म देखिए, यह है एबनॉर्मल आरटीआर, इसको हम लोग एबनॉर्मल आरटीआर बोलते हैं। देखिए कुछ ऐसे, सबसे पहले बच्चों कुछ ऐसा होगा, ये देखिए हमें पता है यहाँ 2 H हैं और दोनों H एसिडिक H हैं, क्यों? उनके हटाते ही एरोमेटिक हो जाएगा। तो जो बेस है, बेस वो H माइनस जो है यहाँ से किसी एक H को हटा देगा, H प्लस करके हटाएगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा तो वाटर यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेट आयन 5 मेंबर रिंग बन चुकी है, लाइक दिस, ऐसे है ना। ये देखिए ये 5 मेंबर रिंग बन चुकी है, लेकिन अब ये निगेटिव चार्ज आते ही ये एरोमेटिक हो गया, पहले एरोमेटिक नहीं था तो एरोमेटिक, सबसे पहले बेस इसको एरोमेटिक बनाएगा। अभी एरोमेटिक है, साइक्लिक प्लेनर हकल सूट, लेकिन पहले क्या था, साइक्लिक और प्लेनर नहीं थी, प्लेनर नहीं थी। अब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो पुराना तरीका तो है, ये दोनों मिलकर डाइक्लोरोकार्बन बना ही देंगे। जो डाइक्लोरोकार्बन मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, इससे पहले 2 रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बन बनवा चुका हूँ। डाइक्लोरोकार्बन कैसे बनता है याद रखिए, वो डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पिक्चर में आएगा, CCl Cl, एक ऑर्बिटल भरा हुआ है एक ऑर्बिटल खाली है, DCC है, डाइक्लोरोकार्बन। अब इसके बाद देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट और रिच आपस में अटैक करेंगे तो होगा ये कि ये इधर अटैक करेगा जाके, जिससे यहां खाली होगा इस पे अटैक कर देगा, दोनों काम साथ साथ होंगे। ये इधर जाएगा जिससे यहाँ प्लस चार्ज आएगा और इस पे अटैक कर देगा, इससे यहाँ माइनस चार्ज आएगा, अल्टीमेटली यहाँ का चार्ज गायब हो गया, पहले प्लस आया फिर माइनस आया। दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे इसने खींचे और इधर अटैक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए तो यहाँ प्लस चार्ज आया, और जैसे अटैक करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ऐसा कुछ। देखिए जरा ये कुछ ऐसा, ये देखें लाइक दिस, यहाँ माइनस चार्ज ऑलरेडी है और ये डाइक्लोरोकार्बन है, कुछ ऐसे जुड़ गया है, C 2 Cl हैं, एक नेदर बॉन्ड बनाया है एक नेदर बॉन्ड बनाया है, ऐसा हो गया, चार्जेस सारे बैलेंस होके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ गया। सर ऊपर तो हाँ जी। एक्चुअल चार्ज है ना, तो वो क्यों नहीं सॉरी ऊपर तो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है ना। बेटा ये एक्चुअली चार्ज जो है ये ऊपर नहीं है, ये लगातार रेजोनेंस कर रहा है, अब ये तो एरोमेटिक हो गया ना, ये चार्ज तो डिलोकलाइज होगा, यहाँ थोड़ी रहेगा। आप हम किसी एक बॉन्ड को लेना, तो हमने इसको ले लिया, आप दूसरे को ले लो, ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, ये चार्ज फ्री नहीं, चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, पूरा डिलोकलाइज, इसलिए ना एरोमेटिक कैरेक्टर आया, इसलिए वो सब आइडेंटिकल होगा, कहीं भी पकड़िए, इसलिए हम इस चार्ज को, हम इस बॉन्ड को ले रहे हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, अभी डिलोकलाइज होगा, चार्ज यहाँ है नहीं, तो बना दिया मैंने, क्योंकि रेजोनेंस सारे स्ट्रक्चर एक साथ नहीं बन सकते। अच्छा ये हो गया। अब देखो बच्चों ये 3 मेंबर रिंग बन गया, 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन रिंग है, रिंग ओपन होना चाहती हो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अभी दूसरा ये अटैक करने से एरोमेटिक कैरेक्टर भी इसने लूज कर दिया, तो अभी ये कुछ ऐसा करेगा, देखिए जरा अटैक करेगा यहाँ पे, नंबर 1 फर्स्ट ये होगा, जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, नंबर 2 ये ऐसे अटैक करेगा, देखिए जिसने यहाँ अटैक किया बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन की ऑक्टेट एक्सपैंड ना हो तुरंत एक और शिफ्टिंग होगी, जैसे ही यहाँ जाएगा यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन ऑक्टेट एक्सपैंड में तुरंत एक Cl यहाँ से लीव कर देगा, ये 2 Cl हैं इसलिए कोई भी लीव कर सकता है, अगर दोनों डिफरेंट होते तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होता वो लीव करता, अगर यहाँ पे Cl होता यहाँ पे कुछ Br होता तो बेटर लिविंग ग्रुप Br लीव करता फिलहाल, तो आउट ऑफ दीज टू बेटर लिविंग ग्रुप विल लीव, बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कराइए, जो भी बेटर हो उसको लीव कराइए, और फिर देखिए क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ हमारे पास होगा लाइक दिस,
ये इधर और ये इधर, देख लीजिए, और एक Cl माइनस निकल गया यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है इसको इधर अटैक कराइए, ये बॉन्ड बना, इसको इधर अटैक कराइए, ये रेड वाला बॉन्ड बना, और Cl लीव का एक Cl रह गया, ये अपने आप ये अराइल हैलाइड बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसको अच्छे से बनाए तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, और अच्छे से बना लो तो ये सिंपल लगेगा, बेंजीन में हेलोजन जोड़ा, वो कहीं लगा दो हेलोजन। तो शॉर्टकट था नंबर 1 sp3 2 3 के बीच में आपने हेलोजन जोड़ना है, और मैकेनिज्म पूरा ये, ठीक है। ये एबनॉर्मल आरटीआर का मैकेनिज्म है। मैंने फिर बोला अगर यहाँ दोनों सेम ग्रुप है तो बेटर है, अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप होते तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होता वो हटता। कैसे होता हम डिस्कस करेंगे, आप लोग नोट करिए, मैं फोटो खींच लूं। और आप लोगों में कुछ स्कूल्स में एग्जाम भी है ना 25-26 के आसपास? हाँ सर, कल से है। कुछ बच्चों ने बोला था कि 2 दिन का छुट्टी चाहिए, कुछ 25-26 लिखा शायद। मैंने किसी बालक ने मेरे को मैसेज किया था, उसमें लिखा था 25 और 26 को क्लास नहीं रखी जाए, क्या ये सही है? सर एग्जाम पूरे हफ्ते है हम लोग का। अच्छा पूरे हफ्ते नहीं, वो 2 दिन के कुछ बोला, 2 डेज हमको लिखे थे, 2 डेट उसने। अब मैं मैसेज बहुत नीचे चला गया इसलिए आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। चलिए, अच्छा ओटीपी नोट कर लो, मैं ओटीपी फिर बाद में भूल जाऊँ, पहले आप लोगों को ओटीपी बता देता हूँ। एफ बैच का ओटीपी है 3239, एफ बैच 3239, ठीक है। और चूंकि क्लासेस चलेंगे तो 1-2 दिन जो मेजर एग्जाम बताइएगा हमको, उस दिन हम क्लास रिशेड्यूल कर देंगे, और बाकी टाइम पे क्या होगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दी जाएगी, ताकि अगर किसी के एग्जाम हो गया है थोड़ा आगे जाके, जिस समय उसको सहूलियत हो उस समय वो देख सकता है उसको, ठीक है। लिख लिया एफ बैच ने 3239, ओके। नाउ राइट डाउन जी बैच 1203 1203 1203, ठीक है। अच्छा आप लोग कुछ बच्चे रीजन लिख रहे हैं अटेंडेंस नहीं बनाने का कि ओटीपी डाल रहा हूं, बार बार ट्राई कर रहा हूं नहीं हो रहा। बच्चों ओटीपी देख लिया करो, जी बैच वाला बंदा कहीं एफ बैच का ओटीपी डालेगा तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, तो हल्का से भी गड़बड़ी जाएगा। ओटीपी गलत होता है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ नहीं होता, सॉफ्टवेयर में एक बार जो प्रोग्रामिंग कर दी उसी को फॉलो करता है। तो हम ही लोग मैनुअल गलती करते हैं, कभी दूसरे बैच को ओटीपी डालना शुरू करते हैं, अपना भूल जाते हैं तो गड़बड़ी होती है, इसलिए अपना बैच को ओटीपी डालिए तो अटेंडेंस हमेशा बनेगी, ठीक है। तो जी बैच क्या था 1203, और एफ बैच का मैंने क्या बोला था 3239, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं एबनॉर्मल आरटीआर के, ठीक है। एबनॉर्मल आरटीआर की फीलिंग देने के लिए क्वेश्चन है। हाँ बच्चों इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए। CH Cl Br I, तीनों हेलोजन, नहीं यहाँ पे FClI, FCl और Br ये दे दिया, प्लस KOH, कहता हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा। मैकेनिज्म सोचिए कि सबसे पहले सोचो डाइक्लोरोकार्बन हम पहले हेलोजन हटता, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप पहले हटेगा। डाइक्लोरोकार्बन बनने का मैकेनिज्म देखिए क्या होता, आउट ऑफ 3 Cl एक Cl हटता था, तीनों Cl सेम थे, लेकिन यहाँ तीनों हाइड्रोजन अलग हैं, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप है उसको हटाइएगा। पहले एक बेटर लिविंग ग्रुप जाएगा, 2 यहाँ बचेंगे, और जो बचेंगे यहाँ आने के बाद 2 में से जो बेटर लिविंग ग्रुप वो निकलेगा, पूरा वाला लास्ट तक बचा रहेगा। सोचिए क्या कौन सा ग्रुप बचा रहेगा, CHFClBr पे। फ्लोरीन रह जाएगा। सब फ्लोरीन रहे।
फ्लोरीन भी रह जाएगा ना, ठीक, गुड। सही है, फ्लोरीन ही बचेगा, मैक्सिमम सोचेंगे तो फ्लोरीन ही बचेगा लास्ट में, गुड। एक और क्वेश्चन देखें, इसका आंसर ये होगा ऐसा, ये कार्बन ऐड किया होगा, यहाँ फ्लोरीन बचेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक्चुअली फ्लोरोबेंजीन है, लेकिन हमने बताया ना 1 2 3 2 3 के बीच 1 2 3 2 यहाँ पे बॉन्ड कार्बन इंसर्ट करना है। खैर दूसरा देखिए, क्लोरोफॉर्म ही मेनली लेते हैं, ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म जनरली नहीं लेते हैं, बट हाँ अगर उनको लेंगे तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, उसको मेंशन जरूर करेगा कि आरटीआर इज गिवन बाय क्लोरोफॉर्म with good yield, other haloform can be taken but yield will be less. Chloroform is given by, sorry, RTR is given by chloroform with good yield. RTR is given by chloroform with good yield. Other haloform can also be taken. Other haloform can also be taken, but yield will not be so good. जैसे देखिए हमने यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म ले लिया, सोचिए क्या होगा, ये तो 6 मेंबर रिंग है, इसमें ये 5 मेंबर, इसमें एबनॉर्मल आरटीआर होगा, इसमें ये sp3 हैवी नंबर 1, इधर जाएंगे तो रिंग डिस्टर्ब होगी, तो इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे 2 3 2 3 को तोड़ना है, वहां हाइड्रोजन जोड़ना है, तो जो 5 मेंबर रिंग है उसमें कार्बन बढ़ेगा, वो भी 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग में कार्बन बढ़ाएंगे तो भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट सोच पा रहे होंगे, तो मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, आप भी बनाइए साथ साथ। वन टू वहीं रहेगा, 3 ये रहा, देख लीजिए 1 2 3, ये 2 और 3 के बीच में एक कार्बन इंसर्ट आ गई, कार्बन आया 2 और 3 के बीच में ऐसे, और ऐसा कुछ बॉन्ड क्रिएट होगा, देख लीजिए ये बन गया, और यहाँ पे इस पे एक तीनों ब्रोमीन है ना, तो आखिरी में ब्रोमीन बचा रहेगा। अदरवाइज जो सबसे बैड लिविंग ग्रुप होता है, जैसे यहाँ फ्लोरीन बचा रहा, आखिरी तक फ्लोरीन बचा था, तो सबसे आखिरी में निकलने वाला ग्रुप सबसे बैड लिविंग ग्रुप होगा, आखिरी तक बचेगा, बाकी ग्रुप धीरे धीरे करके बीच में निकलते जाएंगे, राइट। तो मैं एक दो क्वेश्चन और शेयर कर रहा हूँ एबनॉर्मल आरटीआर के स्क्रीन पे, एक मिनट दीजिए हमको बस, आप उसको देखिए, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ क्वेश्चन एक दो। एक मिनट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन।
बच्चों दिख नहीं रहा, 2 मिनट दो ना, सर्च तुमने किया था बुक में, 1 मिनट बस। चलो बच्चे लोग, ज्यादा टाइम देने से फायदा नहीं दिख रहा हमको, ठीक है ना। हमें लगा तो कहीं पता तो था हमको, दिख नहीं रहा, क्या करें। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों ने 5C एक्सरसाइज बना ली बच्चों? 5C बनाई है कि 5C डिस्कस करना है फिर हमको, अगर ऐसा नहीं होगा तो? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सर आप बोले ही नहीं था अभी तक 5C अटेम्प्ट। अरे 5C तो बोले होंगे, वीडियो में सुने नहीं थे आप? जो वीडियो भेजे थे लास्ट क्लास में, बोले थे 5C बना लेना। चलो बना लेना, आज लाइव बोल दिया आपको। 5C आज जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अब आप बना सकते हैं पूरा अल्काइल हैलाइड, क्योंकि मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे को चीजें ऐसी बतानी, क्योंकि जो बुक्स में नहीं, वो भी तो आती ना एग्जाम में। MS चौहान में क्वेश्चन कही कि नहीं है, वो चीज भी डिस्कस करता हूँ मैं। तो आप लोग 5C बनाइए, मतलब आपसे अल्काइल हैलाइड का 5A बना चुके हैं, 5B पहले ही बना चुके थे, 5C भी बनना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। तो बना लीजिए, अगली क्लास में इस हफ्ते में कभी भी टाइम लेके एक दिन डिस्कस कर लेंगे। जिनके एग्जाम होंगे वो उनको डिस्कशन का वीडियो भेज देंगे, बाकी लोग जो हैं। सर ये स्टेप अप रिएक्शन भी होगा? स्टेप अप रिएक्शन, कार्ब हाँ बोल सकते हैं, बट उस टाइप का ना मत मानो। ये एबनॉर्मल RTR स्टेप अप हो सकता है, कार्बन बढ़ेगा, लेकिन जैसे हम चाहेंगे वैसे नहीं बढ़ेगा, बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ेगा। तो हम कहीं का साइड में बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ सकता। KCN से क्या होगा, जहां चाहे जिस कार्बन चाहे वहां KCN CN जोड़ा, एक कार्बन बढ़ गया। तो इसको स्टेप अप कैटेगरी मत डालो। स्टेप अप वो थी KCN वाली रिएक्शन, स्टेप अप थी, ठीक है ना। स्टेप अप एक स्टेप आते हैं, बट यहाँ पे क्या था, मतलब सेम कंपाउंड का तो होमोलॉग नहीं बना। स्टेप अप मत डालो, हाँ कार्बन बढ़ा बट नॉट स्टेप अप। स्टेप अप मतलब उसका अगला होमोलॉग बन जाए। ठीक है सर। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट में टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सब कुछ कर चुके हैं इसके बारे में। CCl4, इसमें CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राहैलाइड में इसी की बात करनी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 को हम लोग पायरीन भी बोलते हैं, इसका कौन नाम है, पायरीन। एक्चुअली ये मैंने पहले भी शायद बताया हो कि पायरीन इसको बोलते हैं क्योंकि पायरीन नाम से एक्सटिंग्विशर आते थे पहले, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वो ब्रांड नेम था, उसमें एज ए रॉ मटेरियल यही भरा जाता है CCl4। हवा से भारी होता है, तो जहां स्प्रे कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट और एयर के बीच में आ जाता है, तो उसको कवर कर लेता है, तो एयर की कॉन्टेक्ट, एयर उस ऑब्जेक्ट की कॉन्टेक्ट में नहीं रहती, तो आग बुझ जाती। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, उस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम था पायरीन, इसलिए CCl4 का दूसरा नाम पायरीन भी है, ठीक है। बच्चों इसके GMP देख लो। GMP आप सारे जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बस एक GMP आपको डिस्कस करेंगे, बाकी सब आप जानते हैं। पहला GMP लिखिए, GMP1, by reaction of carbon disulfide with chlorine। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखना है। कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन अगर लोगे ना, तो सबसे पहले बनाता है ये H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड और CCl4। ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड है, ये फर्दर हम फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं, सॉरी फिर से कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करा देंगे।
कार्बन डाइसल्फाइड से फिर से रिएक्शन होगी इसकी, तो ये बना देगा फिर से CCl4 और 6 सल्फर निकल जाएंगे, सल्फर एज प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली कार्बन डाइसल्फाइड और इसकी रिएक्शन से हमें CCl4 मिलता है, ये हमारा फाइनल आउटकम है। याद रखिए कार्बन और कोई लुईस इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में चाहे तो लुईस एसिड ले सकते हैं, कोई लुईस एसिड एज कैटलिस्ट, जस्ट कैटलिस्ट है, कोई इसकी मैकेनिज्म SN1SN2 टाइप नहीं है, तो ऐसे याद रखिए। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्लोरीन की रिएक्शन से सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा और CCl4, लेकिन सल्फर मोनोक्लोराइड फिर फर्दर यूज होकर फिर से CS2 से रिएक्ट करके वो CCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला GMP है। दूसरा मेथेन की रिएक्शन अगर हम करते हैं हेलोजन से तो वो बन जाता है, वो आप जानते हैं CCl4, मेथेन प्लस Cl2 एक्सेस में है, CCl4 बन जाएगा। ये मैकेनिज्म आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और मैकेनिज्म है जो क्लोरोफॉर्म को हेलोजनेट कर दो, क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 CCl4 बन जाता है। क्लोरोफॉर्म को हेलोजनेट करने से बनती है, वो भी आप जानते हैं। हाँ एक जरूर आपको बता देंगे, ये थोड़ा एबनॉर्मल कंडीशन देते हैं प्रोपेन को तो बनता है, देखिए वो भी फालतू है, मतलब ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, बट वन टाइम पढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस पे, ना ही इतना है। फ्रॉम प्रोपेन, देखो बच्चों प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3, इसकी अगर आप रिएक्शन प्रोपेन की कर देते हैं किसके साथ, प्रोपेन की रिएक्शन आप कर देते हैं Cl2 के साथ, एबनॉर्मल कंडीशन देना, एबनॉर्मल कंडीशन Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 70 से 100 ATM प्रेशर है, 70 to 100 ATM प्रेशर है। बच्चों इतना हाई प्रेशर मेंटेन करना बहुत संभव नहीं है, बट हाँ इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये मान के चलिए कि ऐसे टूटता है, इधर से एक हैलाइड CCl4, इधर से हैलाइड बन जाएगा, तो एक बनेगा CCl4 और एक साइड से ये बन जाएगा इथेन C2Cl6 और 8 HCl C2Cl6, मतलब ऐसे तोड़ दो और यहाँ सब हेलोजन जोड़ दो, इसमें सारे हेलोजन जोड़ दो, वो कंपाउंड बन जाएगा। ये दो GMPs हैं, बट दूसरा वाला बहुत रेयरली यूज होता है। फिर CCl4 आप लोगों को याद होगा, इसके प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत नहीं है, ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, और आपने देखा होगा बहुत जगह इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया, एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है, इनर्ट कंपाउंड है, तो डाइक्रोमेंट 0 होता है CCl4, इनर्ट कंपाउंड है, आपने देखा होगा Br2 CCl4, कई जगह इसको हमने एज कैटलिस्ट यूज किया था, ड्यूरिंग हैलोजनेशन भी यूज किया था। यही नहीं, हमने हंस डेकर रिएक्शन में भी इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया था Br2 CCl4, तो इट्स इनर्ट कंपाउंड जो कि ज्यादातर रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो बच्चों मेंशन करें इसकी केमिकल, नीचे लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, बाकी सब समझ गया, बाकी लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी लिखें। देखिए इट इज अ कलरलेस कंपाउंड, it is a colorless inert compound, it is colorless inert compound which is used as solvent, in most of the organic reaction। चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हमें पता है, अभी एक RTR पढ़ा था, CCl4 का RTR तो पढ़ा ही पढ़ा है, सीधे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन वैसे ही होता है क्लोरोफॉर्म का होता था, बट क्लोरोफॉर्म एयर से ऑक्सीडाइज होता था, CCl4 स्टीम से ऑक्सीडाइज होगा, स्टीम, और बनेगा भी वही फॉस्जीन। याद करिए फॉस्जीन वहां बनता था, वही यहां बनेगा, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट वहां भी फॉस्जीन होता था, प्रोडक्ट यहां भी फॉस्जीन है,
जैसे क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वही इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, बट क्लोरोफॉर्म एयर से ऑक्सीडाइज होता था, ये स्टीम से ऑक्सीडाइज होता है। दूसरा हाइड्रोलिसिस, ये तो आप खुद ही बना लो कि CCl4 की हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी एक्वस KOH एक्वस NaOH मॉइस्ट Ag2O इनसे रिएक्शन करो, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH या फिर एक्वस सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या फिर मॉइस्ट Ag2O, इनमें से कुछ भी ले लो बच्चों। ये सब मॉइस्ट Ag2O एक्चुअली देखो मैंने शायद बताया नहीं, लेकिन मॉइस्ट Ag2O जो होता है ना ये होता है मॉइस्चर प्लस Ag2O यानी H2O प्लस Ag2O दैट इज इक्विवेलेंट टू AgOH, ये AgOH के बराबर है। और इसमें चारों Cl हट के OH आ जाएगा, चारों Cl हटेंगे और चारों पे OH आ जाएगा, लाइक दिस, ऐसे देखिए ये OH इधर OH इधर OH इधर और OH इधर, ठीक है। और एक कार्बन में 2 स्टेबल नहीं होते तो 4 हो गए, तो एक वाटर यहां से निकाल देना, एक वाटर यहां से निकाल देना, तो ये 2 वाटर निकलेंगे, CO2 और वाटर बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट है CO2 और वाटर। तो जो ट्राई हैलाइड भी खत्म हो गया, टेट्रा हैलाइड भी खत्म होने वाला है। चलिए GMP हो गए, 2 प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी लिखें। तीसरी प्रॉपर्टी है RTR, क्या आप जानते हैं? रेफर क्लोरोफॉर्म, अभी पढ़िए। चौथी प्रॉपर्टी लास्ट लिखिए, रिएक्शन विद HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ध्यान रखना हाइड्रोजन फ्लोराइड के संग जो बनते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, CFC विल फॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विल फॉर्म CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन विल फॉर्म, आप जानते हैं CFC जो होते हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो CCl4 प्लस 2HF Sb का कोई एंटीमनी का कोई हैलाइड ले लो, एंटीमनी का फ्लोराइड ले लो, एंटीमनी का क्लोराइड ले लो, एंटीमनी के कैटलिस्ट के संग ये रिएक्शन करोगे तो चाहे पे SbCl5 ले लो, SbF5 ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फ्लोरीन आ गए तो आ जाएगा CCl2 और CCl2F2 और प्लस HCl। देखिए ये है कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CFC है, इसको हम नेम करते हैं, नेम्ड एज फ्रियोन, FREON, फ्रियोन, और इसका नाम एक नंबर लगाते हैं, कैसे? एज फ्रियोन के आगे एक नंबर लगेगा, नंबर जो होगा वो आएगा कार्बन -1, हाइड्रोजन +1 और फ्लोरीन। कितने कार्बन उसमें घटा दो, जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1, तो इसका नाम होगा एक्चुअली फ्रियोन 1 - 1 0। हाइड्रोजन कितना है? 0, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो हाइड्रोजन लगा दो 1, हाइड्रोजन में एक जोड़ दो, और फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन 2 है तो फ्रियोन 12। कैसे नाम देंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम कैसे देते हैं? फ्रियोन सिस्टम है, फ्रियोन करके उनको बोला जाता है, और फ्रियोन के आगे नंबर लगाया जाता है। नंबर में पहला नंबर क्या होता है? कार्बन में एक घटा दो वो, दूसरा हाइड्रोजन में एक जोड़ दो वो, तीसरा फ्लोरीन। तो ये फ्रियोन 012, फ्रियोन 12 हो गया, ये एज कूलेंट यूज होता है। और ये CFC जो होते हैं आप जानते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो ये एज अ कूलेंट यूज करते हैं। कहाँ पे भी? रेफ्रिजरेटर में, AC में एज अ कूलेंट यूज होते थे, बट लीक कर जाते हैं, ओजोन लेयर को खराब करते हैं, इनका यूज बैन कर दिया गया, अभी इनका यूज नहीं होता। बट हाँ पहले ऐसे यूज होता था, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, आसानी से वेपराइज होते हैं
और आसानी से वेपराइज होते हैं, उसी को हम एज कूलेंट यूज करते हैं। कूलिंग साइकिल अगर आपने पढ़ी हो फिजिक्स में, कूलिंग कैसे होती है रेफ्रिजरेटर की, कूलिंग साइकिल कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो ऐसा ऐसा सब्सटेंस है जो आसानी से वेपराइज हो जाए। वेपराइज होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर रूम के अंदर से ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, रूम ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है ये। तो सीएफसी कहाँ यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में या एसी में, और कहाँ यूज होते हैं, जो एरोप्लेन चलता है ना, एरोप्लेन, कोई भी एयरक्राफ्ट चलता है, उसको अगर जो प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलर जो आगे घूमता है, वो प्रोपेलर को घुमाने में भी ये एज ए यूज होता है। तो सीएफसी को फ्रियॉन बोलते हैं, एक नंबर लगाते हैं, नीचे नोट पे लिख लें सीएफसी के साथ। और जो सीएफसी के साथ लिख लीजिए, these are colorless, odorless, unreactive compound। सीएफसी के लिए लिखें, these are colorless, odorless, unreactive compound which have low boiling point, which have very low boiling point, hence used as coolant, hence used as coolant in refrigerator, AC. They are also used as fuel in aeroplane propeller. They are also used as fuel they are also used as fuel in aeroplane propellant, aeroplane propeller actually। तो आई थिंक हमारी कहानी हो चुकी है, इसका एक फोटो ले लेते हैं और इसके बाद सीधे चलते हैं एरोमेटिक हैलाइड पे। ये टेट्रा हैलाइड भी समाप्त होता है, हमने खास बात छोटी छोटी चीजें बची हैं, आइए देखते हैं एराइल हैलाइड की बात कर लेते हैं फाइनली। तो बच्चों चलिए एराइल हैलाइड लिखते हैं। याद होगा SNAR रिएक्शन बताइए ना, SNAR वही है, SNAR का एक बार फिर से पॉइंट, फिर से रिवीजन टाइप हो रहा है इसका, और कुछ स्पेसिफिक बातें। SNAR ऐसे मैकेनिज्म बता चुके हैं आपको कि एराइल हैलाइड क्या होता है, कैसे बनेगा। रिएक्शन नॉर्मली नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो होगी, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो होगी। SNAR दो टाइप का होता है, एक एडिशन एलिमिनेशन, एक एलिमिनेशन एडिशन। एडिशन एलिमिनेशन कार्बन आयन के थ्रू होगा, और एलिमिनेशन एडिशन बेंजाइन मैकेनिज्म से होता है, बेंजाइन बनता था उसमें। पूरी जीओसी में सॉरी मैकेनिज्म डिस्कस की हुई इसी चैप्टर के शुरू में। नाउ राइट डाउन अराइल हैलाइड। देखो बच्चों अराइल हैलाइड ऐसा कुछ होता है, रिंग में एरोमेटिक रिंग है और आपने हैलोजन ऐड कर दिया, ये आप हैलोजन कोई भी हो सकता है, ये हैलोजन आप क्लोरीन हो सकता है, हैलोजन जो लगा सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन लगाइए, यही अराइल हैलाइड है, एरोमेटिक हैलाइड। आइए देखते हैं इसके जीएमपीज बनाने के तरीके। देखो जीएमपी 1, यार ये क्या बताएं समझ नहीं यार, इसको बताना ही नहीं चाहिए। रीजन क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये ईएएस में बताया था, रिफर ईएएस, रिफर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किस प्रकार से आपको बताया गया था कि बेंजीन है, अगर आपने Cl2 लिया और आयरन के साथ लिया या FeCl3 लिया और डार्क कंडीशन ले ली, तो किस प्रकार से EAS के थ्रू एक Cl आता है। डिटेल मैकेनिज्म के लिए आप EAS रेफर करें, ये EAS का एग्जांपल है। ब्रोमिनेशन चाहिए तो Br2 लेना है। पहला प्रिपरेशन ओवर। दूसरा प्रिपरेशन देखें, प्रिपरेशन नंबर 2, वही हंस डिएकर रिएक्शन, हंस डिएकर रिएक्शन, ये भी आप जानते हैं क्या है रिएक्शन। यहां पे COOAG होगा,
अगर आपने Br2CCl4 ले लिया है तो आप जानते हैं हंस डेकर में क्या होता, वही होगा यहाँ पे, इस COOAg हट जाएगा, यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, Br आ जाएगा, फिलहाल Br2CCl4 में ब्रोमीन आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा। ये रहा ब्रोमीन, ठीक है। तो GMP1 GMP2 हंस डेकर रिएक्शन भी ये बनाने का एक तरीका हो सकता है, वहां पे हैलाइड बन सकते हैं। बच्चों तीसरा जो है ना GMP3, ये पुरानी रिएक्शन ही रिकॉल करते हैं, अच्छा रहेगा। बाई डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन ये पुरानी रिएक्शन है, इसलिए फटाफट करा देंगे, ठीक है ना। क्या है, याद करिए सोडा लाइम के साथ क्या होता था, वही कहानी है कि हमने यहाँ पे COONA है, सोडा लाइम है, ठीक है। तो इसमें सोडा लाइम के साथ जो है अगर हम रिएक्शन करते हैं, सॉरी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम, तो याद करिए, और इसमें ऑलरेडी कुछ कहीं हेलोजन लगा हुआ है, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पे कहीं पे भी एक हेलोजन लगा रखा है, पहले से हेलोजन है एक X, तो हेलोजन लगा रहेगा, खाली ये हट जाएगा COONA, और हेलोजन जहां है वहां लगा रहेगा, तो अल्टीमेटली हेलोजन लगा हुआ है, COONA हट गया तो हाइलाइट बन गया ना, ये देखो, ठीक है। GMP4 एक आएगा रेस्ट्रिक प्रोसेस, एक मिनट बच्चों इसको नोट करें, चौथा रेस्ट्रिक प्रोसेस शुरू करते हैं अभी, एक मिनट बस। बस एक मिनट देना बच्चों, एक मिनट बस, एक मिनट के लिए। हाँ जी, तो सॉरी कुछ काम था। अभी ये बाई डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, सोडा लाइम वाली कहानी पुरानी होगी। एक रेस्ट्रिक प्रोसेस बना रहे हैं। रेस्ट्रिक प्रोसेस एक डायरेक्ट रिएक्शन है, इससे हम अल्काइल हैलाइड तो बना ही सकते हैं, अराइल हैलाइड, इससे हम फिनॉल भी बना सकते हैं। थोड़ा सा फिनॉल का इनपुट भी देंगे वहां पे, तो लिखिए जरा इसमें क्या करते हैं बच्चों कि अगर आपने डायरेक्ट या बेंजीन की रिएक्शन करा दी, किससे, क्लोरीन और एयर से, जैसे क्लोरीन और एयर से रिएक्शन कराओगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एयर से एक्चुअली ऑक्सीजन लेता है, एयर मतलब में ऑक्सीजन चाहिए, एयर में मौजूद ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। क्लोरीन की रिएक्शन अगर एयर में मौजूद एयर से हो जाती है तो रेस्ट्रिक प्रोसेस होता है। और यहाँ कैटलिस्ट हम कोई कॉपर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, CuCl2 टाइप कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, हीट करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साथ में जो होगा ना ये वाटर निकलेगा यहाँ पे। बैलेंस करोगे तो 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब ये 2 बनेगा इंटू 2, बाकी तो वाटर निकलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है कि Cl जो है ना यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा इधर, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ का जो H निकलेगा तो ये हाफ ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से H, 2 मॉलिक्यूल दोनों से H निकलेगा, H और यहाँ से O मिलके वाटर निकल जाएगा।
ये लगभग 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं इसमें हम लोग। तो Cu2Cl2 को हीट कर दिया 250 डिग्री पे, तो फिनॉल ये बन जाता है। ठीक है, बच्चों ये टेम्परेचर 250 लिख लेना। हाँ, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे करा दिया कि साथ में पहले रिएक्शन कराई और साथ में कुछ स्टीम और दे दी, अगर हम चाहें फर्दर इसको फिनॉल में कन्वर्ट करें तो हम क्या करें, इसको आगे चाहें तो हम लोग स्टीम 400 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। H2O गैस, इसको स्टीम बोलते हैं। तो 400 डिग्री सेल्सियस पे ये फर्दर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर जाएगा और हमारा प्रोडक्ट होगा फिनॉल। ऐसा तो फिनॉल भी बना सकते हैं, इससे फिनॉल का प्रिपरेशन भी होगा। इसलिए हल्की सी इनपुट दे दिया कि अगर आपने स्टीम से ट्रीट नहीं किया तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, और स्टीम से ट्रीट कर दिया अगर 400 या 425 डिग्री सेल्सियस पे, तो आगे फिनॉल तक रिएक्शन चली जाएगी। तो रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर फिनॉल एज वेल एज अल्काइल हाइड। अगर आपने सिर्फ पहला स्टेप कराया तो अल्काइल हाइड बनेगा, और दूसरा स्टेप भी करा दिया तो फिर फिनॉल बन जाएगा। इसलिए फिनॉल का भी रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस है, स्टार्ट यहीं से करना है, और फिनॉल में और इसका क्लोरोबेंजीन का भी रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस है। ठीक है, अगर स्टीम से नहीं ट्रीट किया तो यहाँ रुक जाएगा, स्टीम ट्रीट किया तो यहाँ तक जाएगा। दोनों का रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। फिनॉल में रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस नाम बताएंगे, बाकी स्किप करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस इसी को आगे जाना है। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस थी, ये रिएक्शन डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस छोटा सा प्रोसेस डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, किस प्रकार से बनता है ये मैं फोटो लेता हूं, उसके बाद छोटी छोटी एक दो बातें और करेंगे। ये देखें, इसके देख फालतू रिएक्शन लिखिए। फालतू इसलिए क्योंकि पहले की पुरानी चीज है। जीएमपी कौन सा होगा, 5, एरोमेटिक हैलाइड का जीएमपी 5। बाय रिएक्शन ऑफ समथिंग विद समथिंग। तो क्या है, याद करिए, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करते थे, PCl5 से करते थे। क्या बनता था, RCl साथ में कुछ और। लेकिन आपको याद होगा ये SN2 रिएक्शन होती थी, और PCl5 या PCl3 का काम होता है OH को Cl में कन्वर्ट करना। वो OH चाहे अल्कोहल का हो चाहे एसिड का हो। अगर ये एसिड का OH होता तो भी ऐसे ही कन्वर्ट होता, अल्कोहल का OH है तो भी ऐसे ही कन्वर्ट हुआ, ये आप जानते हैं रिएक्शन। लेकिन अगर R की जगह बेंजीन रिंग ले लें तो ये फिनॉल हो जाएगा। R की जगह बेंजीन रिंग ले लें तो ये फिनॉल हो जाएगा। तो यहाँ फिनॉल लेना है, फिनॉल, और ये विद PCl5 ही रिएक्शन करानी है। तो PCl5 से रिएक्शन कराओगे, एक्सपेक्टेड ये था कि कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये एक्सपेक्टेड था। ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड था बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नहीं बना। क्यों सर, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं थे, सीधे हट गए, Cl आ गया, लेकिन यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण इस पूरे OH को हटाना आसान नहीं है। SN2 देगा नहीं, दे नहीं पाएगा SN2, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण ये रिएक्शन इसको हटाना आसान नहीं है। इसलिए ये बहुत कम, मतलब ये बहुत कम होगी। एक साइड रिएक्शन और होना शुरू हो जाएगा, साइड रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी, उसमें खाली ये H हटेगा, O नहीं हटेगा। तो ये बनेगा ऐसा, like this, O to the whole thrice और PO, ऐसा बनेगा। इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग
C6H5 टू द होल थ्राइस PO4, बोलते ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, TPP बोलते ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। देखो बच्चों यहाँ पे रिंग के लोन पेयर और रिंग के बीच रेजोनेंस है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, खाली H निकलेगा, तो ये मेन प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट ये है, TPP है। तो हमने सोचा जैसा कि अल्कोहल में होता था, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करते सीधे Cl आता था, यहाँ भी करा देते हैं सीधे PCl5 से, अगर रिएक्शन होती तो यही बनता। लेकिन क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये OH बॉन्ड टूटता ही नहीं है, ये बहुत कम बनता, मतलब ये 5 से 6% ये प्रोडक्ट बनता है, बाकी 90% ये बनता नीचे। ठीक है, तो बताइए ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट 90% के आसपास बनता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट 4 से 5% बनता है। तो क्या करें, तो कहते हैं इस समय याद आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्पेशली डी चटर्जी प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हम चाहते हैं ये ना बने तो इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएं। अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ट्राइफेनाइल फॉस्फेट TPP, यही कंपाउंड बाहर से मिलाते हैं। अब बताइए इसको बाहर से मिलाओगे, एज पर डी चटर्जी प्रिंसिपल, अगर ये बाहर से मिलाएगा तो रिएक्शन को फील होगा ये बढ़ गया, इसको हटाने के लिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो जो भी रॉ मटेरियल बनेगा ये इधर नहीं बन रहा, तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा, है ना। तो क्या करते हैं, मेन रिएक्शन ये है, बट इसको मिनिमाइज करने के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ TPP बाहर से मिला के रखते हैं, ताकि ये रिएक्शन डिसफेवर हो, फर्स्ट रिएक्शन फेवर हो। अगर नॉर्मली क्या है, सेकंड रिएक्शन फेवर्ड है, फर्स्ट रिएक्शन फेवर्ड नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट ये है। आप इसके नीचे रिमार्क जरूर लिखिए, इस चीज को यहाँ रिमार्क में लिखें, देखें। अच्छा रिमार्क में लिख लीजिए, द यील्ड इज पुअर बिकॉज, द यील्ड इज पुअर, किसकी यील्ड, ऊपर वाली रिएक्शन की। द यील्ड इज पुअर बिकॉज ऑफ साइड रिएक्शन गिविंग TPP, because of side reaction giving TPP. To get better yield, small amount of TPP, to get better yield, small amount of TPP, triphenyl phosphate, is added from outside. Is added from outside बस इतना ही लिखिए, स्मॉल अमाउंट ऐड करो तो रिएक्शन डिसफेवर होगा, पूरा रिएक्शन फेवर होने लगेगी। अनराइड ही हो गया। देखो बच्चों, अल्काइल हैलाइड तक सबको समझ में आता है, हाइड्रोकार्बन में बेसिक होता है, हाइड्रोकार्बन समझ क्लियर हो गया तो अल्काइल हैलाइड तक समझ में आता है। लेकिन एक बार जो अल्कोहल चालू हो जाएगा ना, समझ लीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल चालू होने का तो कुछ याद नहीं रहता। तो आपको देखिए कितना याद रहता है, अगला चैप्टर याद कि ये नॉर्मल चीज है, अल्कोहल चीज शुरू होगा, पीछे चीजें भूलना शुरू कर देंगे। तो ऑर्डिनरी परफेक्शन का तरीका क्या है, रिवाइज करते रहना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो अभी आपको OMDM याद नहीं आएगा, क्योंकि आज की डेट में हो सकता है आपको ओजोनोलिसिस भी ठीक से ध्यान नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन किया तो सब अच्छा आसान लगेगा। ऑर्डिनिक में परफेक्शन का एक ही तरीका है, कंटिन्यूअस रिवीजन। मत कुछ नए क्वेश्चन करो, मत नया पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। आपको थोड़ा सा आलस है, देखो नए क्वेश्चन करना तो चाहिए, हमेशा ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा नहीं है नए क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो पढ़ लिया उतना ही मेरे लिए बहुत है, तो उसको रिवाइज करते रहो, वरना जो पढ़ा ना ऐसा फिसलेगा, दोबारा दिमाग में आएगा भी नहीं। चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे अल्काइल हैलाइड हो, अल्काइल हैलाइड होते सारे बेसिक्स खत्म हो जाते हैं, फिर अल्कोहल चालू होता है। और तो आप जान ही रहे हैं, रियल लाइफ में भी कोई अल्कोहल पीता है उसको उसके बाद कुछ याद नहीं रहता है, उसी पर आप लोग अल्कोहल पढ़ेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है। इसलिए बेटर है, पहली वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। वार्निंग में जगह जगह आपको वार्निंग देता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। तो यहाँ वार्निंग है कि आपको पुराना रिवीजन करते रहना, वार्निंग का परफेक्शन रिवीजन ही एक सबसे, कुछ मत नया क्वेश्चन नहीं करोगे चलेगा, बट रिवीजन नहीं छोड़ना, रिवीजन छोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, रिवीजन करते रहिए, राइट। हाँ आगे बात करते हैं, इसका 2 GMP है, एक छोटा एक बड़ा है। छोटा GMP लिख लीजिए,
GMP6 लिखिए फ्रॉम एक्चुअली एक सिर्फ आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थैलियम कंपाउंड यूज करते हैं, थैलियम। तो लिखिए फ्रॉम थैलियम कंपाउंड, हम लोग थैलियम कंपाउंड यूज करते हैं, लिख लीजिए फ्रॉम थैलियम कंपाउंड। फ्रॉम थैलियम कंपाउंड, तो थैलियम कंपाउंड देखो सर, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ये ट्राईफ्लोरो एसीटेट है और यहाँ पे थैलियम है, थैलियम ट्राईफ्लोरो एसीटेट, ट्राईफ्लोरो, वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट नहीं पढ़ेंगे तो मेंस में जरूर पूछ सकता है। इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है कि यहां से एक ये वाला ग्रुप, यहां से एक H निकल जाएगा, यानी माइनस CF3COOH निकलेगा यहाँ से, और ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। इस रिएक्शन सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनाए जा सकते हैं और कुछ नहीं। यहां बन जाएगा एक निकल के तो बनेगा Tl और बनेगा CF3CO2 द होल ट्वाइस। ध्यान रखना, दिस रिएक्शन ओनली फॉर अल्काइल आयोडाइड, ओनली फॉर अल्काइल आयोडाइड, इस पे आयोडाइड के अलावा कुछ नहीं बनता। और इसके बाद जो है ना, इसको KI के साथ हीट कर दो तो अपने आप ही सब हट के यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। तो अल्काइल आयोडाइड ही बनाए जाते हैं इस तरीके से, और कोई दूसरा अल्काइल आयोडाइड नहीं बनाया जाता। यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड, दैट्स ऑल, अराइल आयोडाइड। इस मेथड से और कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बनता, यही एक बनता है बस। और लास्ट में एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, हालांकि वो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें उससे जुड़ी हुई बात करी जाएंगी आगे, पर अभी कितना करना वो देखते हैं। लास्ट GMP 7, आपने देखा होगा इसके GMPs बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि एकदम से बहुत ज्यादा ये समझना पड़ेगा, नो। तो अराइल हाइड्राइड की बारे में बता ही चुका हूं, अराइल हाइड्राइड की रिएक्टिविटी कम होती है, GMPs भी बहुत रेयर हैं। तो ये खाली खत्म हो गए हैं, एक बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं, फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिखिए GMP 7 फ्रॉम BDC, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए BDC ये होता है, कई बार बताया था मैंने, C6H5 बेंजीन, और यहाँ पे N111N, यहाँ प्लस चार्ज है, ये डाइजोनियम, और यहाँ पे क्लोरीन Cl-, इसको BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर वाइज बनाओ तो ऐसा बनता ही है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे N111N, यहाँ प्लस चार्ज, और यहाँ पे Cl-, ये जैसे Na प्लस और Cl-, तो वैसे चार्ज को बैलेंस करने के लिए Cl-, ये BDC है। कहते हैं BDC में अगर ये, हम जानते हैं नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अगर हम इसको हटा दें, तो इसको हटा के वहां पे हेलोजन जोड़ दें, इसको सैंडमेयर रिएक्शन यूज होती है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन देखिए ऐसे, ये BDC आपने लिया, N2 प्लस Cl-, और इसकी रिएक्शन आप कर दें किसी न्यूक्लियोफाइल से। देखिए मान लिया आपने किया Cu2Cl2 इन HCl, तो यहां इसको हटा करके यहां पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ऐसा। और साथ में नाइट्रोजन गैस, ये लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और यहाँ पे Cl अटैच हो गया। मान लो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम यहाँ तो Cu2Br2 लेते हैं, Cu2Br2 लेना चाहेंगे इन HBr, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा।
यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और साथ में नाइट्रोजन। लेकिन Cu2I2 एग्जिस्ट नहीं करता है या बहुत अनस्टेबल है, तो हम कॉपर के संग यहाँ अगर हमें आयोडाइड बनाना है ले सकते हैं, Cu2I2 भी ले सकते हैं, Cu2I2 इन HI। हालांकि लीस्ट प्रेफर्ड होता है, HI से रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरी रिएक्शन करा देगा, तो हम लेते हैं यहाँ पे Ki के संग हीट करते हैं, ये प्रेफर्ड है, ये प्रेफर्ड नहीं है, ये प्रेफर्ड है। Ki के संग हीट करोगे तो ये प्रेफर्ड होता है, Ki के संग हीट करोगे, आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, आयोडीन अटैक करेगा और यहाँ पे आयोडाइड बन जाएगा। तो बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 HCl लेते हैं, Cu2Br2 HBr लेते हैं, Cu2I2 HI लेते नहीं है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरी रिएक्शन देने लगता है, इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं करते, Ki लेते हैं इसकी जगह। काम वही होगा, यहाँ आयोडीन जुड़ जाएगा और साथ में नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने Cu2Cl2 लिया तो Cl जुड़ गया, एक रिएक्शन इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं बनता, लेकिन जानना जरूरी है। अगर हम ले लें यहाँ पे Cu की जगह Cn ले लें, Cu2CN2 इन HCN, तो सिमिलर टाइप की रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन इस बार टेस्ट में भी आई थी, Cu2Cl2 HCN, तो जैसे यहाँ Cl जुड़ा था यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा और ये कार्बन बढ़ाने के स्टेप ऑफ रिएक्शन इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टेप ऑफ कार्बन बढ़ गया, ये देखिए Cn आ गया। अब इस Cn को हाइड्रोलाइज कर दोगे तो याद है एसिडिक बेस या बेसिक मीडियम दोनों में हाइड्रोलाइज, मैंने तो बेसिक मीडियम अलग बताया, लेकिन मैंने कहा MS1 क्या फॉलो करती है, एसिडिक बेसिक में सब कुछ कंप्लीट हाइड्रोलाइज होगी। ये CnCOOH में हाइड्रोलाइज, यहाँ पे COOH हो जाएगा Cn की जगह। ऐसा क्वेश्चन इस मंडे टेस्ट पे था एक। तो ये सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस हैं? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट वाली रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड नहीं बन रहा है, इन तीनों में अल्काइल हैलाइड बन रहा है, तीनों अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है, लेकिन अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन जस्ट उसी टाइप की रिएक्शन से साथ में बताती। और एक चीज देखना, यहाँ कॉपर ले रहे हैं, कॉपर का सॉल्ट ले रहे हैं, तो सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर हम कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर का पाउडर ले लें, रिएक्शन ऐसे ही होगी, कॉपर पाउडर पहले HCl से रिएक्ट करके Cu2Cl2 बनाएगा, ठीक है, लेकिन रिएक्शन का नाम बदल देंगे, क्या कर देंगे? सैंडमेयर रिएक्शन, रिएक्शन नाम बदल के सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। खैर इसको पहले नोट करें, इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे अभी। BDC बनता कैसे ये भी बताएंगे आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बनने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिज्म कौन सी बच्चों? ये एक तो लिखें नोट नंबर 1, ये जो रिएक्शन है ना सैंडमेयर रिएक्शन, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है? SnAr1 लिखे, अबव रिएक्शन फॉलोज SnAr1 मैकेनिज्म। SnAr1 जैसे SN1 होता ना, ये SnAr1। तो क्या होता देखिए, जाओ ध्यान दीजिए, इसके स्टेप्स देखें। पहला स्टेप, ये N2 प्लस और Cl माइनस है, और जो Cl माइनस है चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसको हटा दो, खाली N2 प्लस है, हम जानते हैं N2 प्लस मतलब ऐसा कुछ है N ये। और बच्चों नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे हीट करोगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, और ये अब जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ऐसा बनेगा, अजीब सा कार्बोकैटायन। देखिए रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, और यही इसका हाँ ये बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, ये कार्बोकैटायन जो है ना, ये जो कार्बोकैटायन आपके पास है, ये कार्बोकैटायन बना तो, लेकिन क्या है? अनस्टेबल नहीं, हाँ अनस्टेबल, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? जिस कार्बन पे चार्ज वहां डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव, हाँ डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा, तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, और फिर इसी पे है Cl है, Br है, I न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और यहाँ पे बिना रीअरेंजमेंट के सीधे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। SnAr1 मैकेनिज्म होती है। इस SnAr1
SNAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो स्लो स्टेप उसमें एक ही रिएक्टेंट है, स्लो स्टेप में एक सर ही बहुत रिएक्टेंट इसलिए ज्यादा ब्लर हो SNAR। रहा है, आवाज भी कट रहा है। हाँ बेटा, मेरे साइड भी कुछ ऐसा इंटीमेशन आया, मैं भी देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट सही हो जाएगा। बीच में प्रॉब्लम आया, जस्ट अभी 1 मिनट पहले ऐसी समस्या थी। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, नेट का थोड़ा इशू है। एक दो मिनट देखो बेटा, शायद सही हो जाए, 1-2 मिनट देर वेट कर लेते हैं इसका। आवाज सही आ रही है भी? फिर से बताइए। सर यस सर, आवाज आ रहा है लेकिन ब्लर बहुत ज्यादा है। ब्लर है, मेरे को नेट ही नहीं है इधर मेरे पास। 16 Mbps स्पीड तो 16 बता दिया इसने। देखिए अब सही हुआ शायद। अरे वह भयानक स्पीड है भाई, 60 Mbps। अब देखो सही हो गया ना, अब तो सही हो जाना चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी बता रहा है अभी। बैंडविड्थ लो है। हाँ अभी तो नहीं, अब तो हाँ अब तो सही होना चाहिए, देखिए ना, जस्ट अभी सही किया है मेरे को। और ठीक बच्चों, अब चेक करो, अभी मुझे लगता है अब सही होना चाहिए ना, अभी कहीं क्लियर हो गया मेरी साइड से। ठीक है, अभी सही आ रहा है, मैंने नेट चेक किया। हाँ ऐसा ही है दीदी। वैसा ही है, 2 मिनट वेट करो, 1 या 2 मिनट और बस, क्योंकि मेरे को स्पीड तो अच्छी दिखा दी इधर। सबके पास प्रॉब्लम है, किसी एक बंदे के पास प्रॉब्लम? देखिए जरा अभी कैसा है, सब लोग बताइए। सर सर बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। बैंडविड्थ कैसे बढ़ाई जाए? ये 19 Mbps दिखा रहा है डाउनलोड अपलोड स्पीड, 72 Mbps डाउनलोड स्पीड, इतना तो बहुत भयानक होता है स्पीड यार, तो बिल्कुल। सर अब ठीक है। चलो आप तो बोलते हो तो अच्छी बात है। हाँ तो बच्चों इसमें आरडीएस होता है, पहले ये हटता है, ऐसे ऐसे रिएक्शंस होती हैं, इसको बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शंस। एक बात ध्यान रखना, अगर इसी रिएक्शन में जहां पे हमने कॉपर का सॉल्ट लिया है, अगर कॉपर का पाउडर ले लें तो रिएक्शन नाम बदल के गाटोमेन रिएक्शन हो जाएगा, गाटोमेन। तो नोट नंबर 2,
देखिए गाटर, GATTER, गाटरमैन, MANN। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है। इसी रिएक्शन में इन प्लेस ऑफ कॉपर सॉल्ट, कॉपर का पाउडर यहाँ पे, कॉपर का पाउडर यहाँ ले लो, तो यह कॉपर का पाउडर यहाँ लास्ट में ले लो, तो इन सारी रिएक्शन नाम बदल के गाटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। लिखें, देखिए, इफ इन प्लेस ऑफ कॉपर सॉल्ट कॉपर पाउडर इज टेकन, if in place of copper salt copper powder is taken, then if in place of copper salt copper powder is taken, then Sandmeyer reactions are known as Gartermann reaction. Sandmeyer reactions are known as Gartermann reaction. ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और बतानी थी, वो ये कि जो आप देख रहे हो BDC, इस रिएक्शन में भी आपने देखा होगा फ्लोराइड नहीं बने। अल्का सिंपल हैलाइड में फ्लोराइड नहीं बनते थे, उनके लिए हम यूज करते थे स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ भी फ्लोराइड नहीं बने अभी तक, और जब फ्लोराइड नहीं बने तो क्या करें, तो कहते हैं फ्लोराइड इस रिएक्शन से नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर फ्लोराइड बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, BDC की रिएक्शन पहले एक थर्ड पार्टी कंपाउंड से करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड डायरेक्ट नहीं बनते, इनडायरेक्ट बनते हैं। तो नोट नंबर 3 लिखिए, हाँ नोट नंबर 3 लिखिए, लिखिए नोट नंबर 3 का हेडिंग क्या होगा बताते हैं, इतना फोटो सेव कर दें इसका। नोट नंबर 3 जो कि लास्ट नोट होगा, लिखें preparation of fluoride, preparation of fluorides, इसको बोलते हैं बल्ज साइमन रिएक्शन, BALZ बल्ज SCHIMANN बल्ज साइमन रिएक्शन। ध्यान रखना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। देखिए, फ्लोराइड्स आर नॉट फॉर्म डायरेक्टली, फ्लोराइड्स are not prepared directly। तो कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले हम लेते हैं BDC, उसकी रिएक्शन करते हैं HBF4 से। HBF4 बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये फ्लोरोबोरिक एसिड जो है ना, ये अराइल फ्लोरोबोरेट बनाएगा, फ्लोरोबोरेट, और इसको हीट करोगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन, लाइक दिस। ये है BDC। देखिए जरा, फ्लोराइड बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होता है, कोई डायरेक्ट मेथड फ्लोराइड बनाने के लिए यूज नहीं होता है, इनडायरेक्ट ही है। तो ये आपने लिया BDC, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस। देखिए HBF4 से रिएक्शन होगी, यहां से H, यहां से Cl, BF4 है ना, यहां से Cl, यहां से H, यानी HCl निकल जाएगा और बन जाएगा ऐसा कुछ, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहाँ पे BF4 माइनस, यही है अराइल फ्लोरोबेंजोएट, बल्कि डाइजोनियम फ्लोरोबेंजोएट बोल सकते हैं। अराइल की जगह बोलिए डाइजोनियम, डाइजोनियम फ्लोरोबेंजोएट। और इसको हीट करिए, जैसे इसको हीट करते हैं तब ऐसा होता है कि आपको मिल जाए फ्लोरोबेंजीन, यहाँ फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और साथ में BF3 निकल जाएगा। ये फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन इनडायरेक्ट रिएक्शन होती है, इसको बल्ज साइमन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अराइल हैलाइड के GMP समाप्त होते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें रिकॉल कराऊंगा अगली क्लास में। वही SNAR होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वही रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है इसकी। तो इस प्रकार से हमारा एक तरीके से देखा जाए तो अल्का हैलाइड समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज है ना, क्या मैंने कहा था मैं अलग से बताऊंगा, गिरनार्ड रिएजेंट अलग से कराऊंगा, और आप देखना उसकी रिएक्शंस
कैसी कैसी होती हैं। ग्रेनार्डिन अल्काइल हैलाइड खत्म होकर और जब अल्कोहल शुरू, उसके बीच में अल्काइल अगर ग्रेनार्डिन कराएंगे, क्योंकि ग्रेनार्डिन की बहुत सी रिएक्शंस में अल्कोहल बनता है। ग्रेनार्डिन छोटा टॉपिक है, 2 घंटे की एक क्लास काफी होगी इसको समझाने के लिए, ठीक है ना, सारी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी बताने के लिए। मतलब ज्यादातर जब क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन होता तो एक क्लास में हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ स्लो होगा तो इट में टेक टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे एक क्लास काफी होती है। बस हाँ, ग्रेनार्ड एजेंट अल्काइल हैलाइड खत्म होके और अल्कोहल शुरू होने के बीच का एक चैप्टर रहेगा, एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास का चैप्टर, एक से ऊपर तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 5C बना लीजिएगा, हर हालत में 5C आपसे बनना चाहिए। कोई बीच में एक दिन बता के डाउट आप लोगों को बोलेंगे तो आप उस दिन डाउट के लिए आ जाइएगा। और जिनके स्कूल में एग्जाम शुरू हो गया है, मेरे किसी बच्चे ने डेट लिखी थी, वो डेट मेरे से मिस हो गई है, 25 या 26 लिखा था उसने, तो अगर किसी का है तो लिख के भेजिए, तो देखते हैं तो उस हिसाब से क्या चेंजेस करते हैं। जिस दिन आपको रिक्वायर कि सही से एक दिन पहले क्लास नहीं लगाई जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, वो डेट हमको बता दीजिएगा, तो उसमें क्लास हम जो है वो रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।